बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अब हमने जब डिस्कस करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी, अब हमें पता है कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो हम लेबोरेटरीज वगैरह में, लैब्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी प्योरिफिकेशन के लिए। अगर हमारे पास कोई भी कंपोनेंट जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास एक कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, उसकी अगर हम सेपरेशन करना चाहते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई ड्रग है। अब ड्रग में से हम कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना चाहते हैं। अब ड्रग, हमें पता है कि ड्रग की वो हमारे पास कवरिंग भी होती है, ड्रग के अंदर डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट उसके अंदर वो कलरिंग एजेंट्स यूज हो रहे होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तो मुख्तलिफ जो है वो ड्रग के अंदर चीज़ें यूज हो रही होती हैं, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो ऑलमोस्ट 1% होता है होल ड्रग के अंदर। तो अगर हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं कंपोनेंट्स की, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। कंपोनेंट्स जो हमारे पास सेपरेट आउट हो गए हैं, देन हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें प्यूरिफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाती है क्रोमेटोग्राफी, ताकि हम अपने जो हमारी एनालिसिस है उसे परफॉर्म कर सकें क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। अब जो हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास दो फेजेस यूज हो रही होती हैं। एक हमारे पास होती है स्टेशनरी फेज और एक हमारे पास होती है मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज होती है वो मोस्टली हमारे पास जो है वो सॉलिड यूज हो रही होती है, या हम कोई जेल वगैरह यूज कर रहे होते हैं, या हम सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। स्टेशनरी से ही हमें पता चल रहा है, स्टेशनरी वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है, मींस उसकी मूवमेंट फ्री नहीं होती। जैसे मोबाइल फेस फ्रीली मूव कर रहा होता है, वाटर वगैरह जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, ऐसे स्टेशनरी फेस में नहीं होता। स्टेशनरी फेस में हमारे पास जो हम यूज कर रहे होते हैं सब्सटेंस, वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे होते हैं, या हम कोई जेल यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हो गई स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज हम जो यूज कर रहे होते हैं, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो वो सॉल्वेंट है, जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है। अब मोबाइल फेज क्या करती है कि हमने जो एनालाइट इंट्रोड्यूस करवाना है, हमने जो सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना है जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, उसे लेके चलता है। मोबाइल फेज क्या करता है, हमारे एनालाइट को लेके चलता है और एनालाइट को सेपरेट आउट करता है। अब मोबाइल फेज के साथ हमारा एनालाइट रन करेगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यही था हमारे पास कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है, इससे हम सेपरेट आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। दो फेजेस हमारे पास यूज हो रही होती हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है। क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, उसके बाद हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, इस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, अगर हम इन्हें डिस्कस करने बैठे तो ये बहुत बहुत डिटेल टॉपिक है। तो आज हम इसका बस एक ही हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है हमारे पास सेम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर को ही फॉलो करती है,
बस इसमें क्या है कि हम सेपरेशन के लिए हम कॉलम को यूज करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने सबस्टेंस को सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉलम। हम कॉलम के अंदर अपने एनालाइट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर हमारे एनालाइट की मोबाइल फेस के साथ जिन कंपोनेंट्स की अफिनिटी ज़्यादा है वो मोबाइल फेस के साथ कंबाइन कर जाएंगे और मोबाइल फेस के साथ मूव करते हुए कॉलम में से जल्दी से लोड कर जाएंगे। और अगर उनकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो स्टेशनरी फेस के साथ ही रिटेन रहेंगे, स्टेशनरी फेस के साथ ही कंबाइंड रहेंगे, एब्जॉर्ब रहेंगे स्टेशनरी फेस पे, और वो इजीली कॉलम से लूट आउट नहीं होंगे। अब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये डेवलप किसने की थी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक अमेरिकन केमिस्ट था, डीटी डे, जिसने 1900 में कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया था, और एमएस टेस्वर्ट एक बोटानिस्ट था जिसने 1906 में एड्सॉर्प्शन कॉलम को यूज करते हुए उसने प्लांट पिगमेंट्स को उसने इन्वेस्टिगेट किया था, या प्लांट के पिगमेंट्स को उसने सेपरेट आउट किया था। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। मींस डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। इसमें हमारे पास जो एनालाइट है उसका डिफरेंट एड्सॉर्प्शन रेट होता है, जिसकी वही मैंने पीछे आपसे बात की कि जिसकी अफिनिटी जो है वो मोबाइल फेस के साथ ज्यादा होगी। हम कॉलम के टॉप से अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस एनालाइट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो उसकी अफिनिटी की बेस पे उसकी सेपरेशन हो जाएगी। जिनकी लोअर अफिनिटी होगी मीन्स उनकी स्टेशनरी फेस के साथ एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, उनकी मोबाइल फेस के साथ जो है वो ज्यादा अफिनिटी मैच कर रही होगी, तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी से मूव करेंगे। मोबाइल फेस हमारे पास मूव कर रही होती है ना, तो इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो मूव करेंगे मोबाइल फेस के साथ, वो जल्दी जल्दी से मूव करेंगे और कॉलम में से इलूट हो जाएंगे। फिर जिनकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज्यादा है वो क्या करेंगे, स्टेशनरी फेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो जब हम उसकी वो चेंज करेंगे पोलैरिटी, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टेशनरी फेस के साथ कम होती जाएगी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ट्रेवल करता हुआ जो कॉलम से है वो इलूट आउट होगा। तो इस तरह से हमारे पास जब उनका वो इल्यूशन रेट डिफरेंट होता है तो जो हमारे पास फास्टर कंपोनेंट्स होते हैं वो जल्दी से इलूट आउट हो जाते हैं, वो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जिनकी अफिनिटी स्लोर होती है वो लेट जो है ना वो हमारे पास आते हैं। इस तरह हमारे पास वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इस तरह से वो जो सेपरेशन होती है वो हमारे पास होती है। अब ये हमारे पास डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको शो करवाया हुआ है। ये देखें जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने क्या किया, स्टेशनरी फेज हमने लोड की, उसके बाद हमने अपना जो मोबाइल फेज है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, देन हमने मोबाइल फेज जो है वो उसके ऊपर रन करवाई। अब ये देखें जिसकी मोबाइल फेज के साथ सैंपल की अफिनिटी ज्यादा थी, ये देखें जैसे ग्रीन वाला बैंड है, ग्रीन वाला बैंड जो है इसकी स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी कम थी, तो ये क्या करेगा, मोबाइल फेस के साथ जल्दी लूट आउट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन के कंपोनेंट्स आ गए, फिर वो येलो वाला हमारे पास आ गया। इस तरह हम अपने कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है, अगर हम लैब में कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करना चाहते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, कैसे हम कॉलम को सेट करेंगे, कौन सा कॉलम हम यूज करेंगे, कैसे हम ये सारा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेशनरी फेज जो हमने चूज करनी है वो हम अपने एनालाइट की बेस पे चूज करेंगे। अगर हमारे पास एनालाइट जो है वो नॉन पोलर है तो हम पोलर स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, ताकि जो एनालाइट है वो स्टेशनरी फेज के साथ एब्जॉर्ब ना रहे, वो नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला जो फॉर्मूला होता है ना,
कि नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करे, जो हमारा एनालाइट है वो नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करे और उसके साथ जल्दी से इल्यूट आउट हो जाए। तो स्टेशनरी फेज जो है वो हमने अपने एनालाइट की बेस पे हमने चूज करनी है। अगर एनालाइट हमारे पास नॉन पोलर है तो कोशिश करें स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर यूज कर लें, और अगर हमारे पास एनालाइट पोलर है तो कोशिश करें कि स्टेशनरी फेज नॉन पोलर यूज कर लें। अब जो हम कॉलम यूज कर रहे होते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, अगर हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो कॉलम की लेंथ है हमारे पास वो 25 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 4 mm उसका इंटरनल डायमीटर होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है। और अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कॉलम की जो हमें लेंथ चाहिए होती है वो 1 to 3 मीटर लॉन्ग हमें कॉलम चाहिए होता है और 2 to 4 mm उसका इंटरनल डायमीटर होना चाहिए। और इसमें जो हम कॉलम यूज करते हैं वो हमारे पास ग्लास का कॉलम भी हो सकता है और स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें मोबाइल फेस की, तो मोबाइल फेस हम जो यूज करते हैं वो हम ऑपोजिट यूज करते हैं स्टेशनरी फेस के, chosen to complement the stationary phase and hence to discriminate between the sample analyte and to deliver constant flow rate of flow into the column। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी कि अगर हमारे पास मोबाइल फेज के साथ सैंपल की अफिनिटी एनालाइट की अफिनिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा मोबाइल फेज के साथ। तो अब अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर है और मोबाइल फेज हमारे पास नॉन पोलर है, तो हमारा एनालाइट भी अगर नॉन पोलर है तो वो क्या करेगा, मोबाइल फेज के साथ वो अपनी अफिनिटी बनाएगा और मोबाइल फेज के साथ इल्यूट आउट हो जाएगा। अब जो हम इंजेक्टर सिस्टम है सैंपल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम जो भी यूज कर रहे होते हैं पिपेट वगैरह या हम टेस्ट ट्यूब्स वगैरह या जो भी हम यूज कर रहे हैं उसे हम इंजेक्टर सिस्टम का नाम देते हैं। डिटेक्टर देन हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर फर्दर हम बात करें तो हमारे पास डिटेक्टर्स यूज कर हो रहे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं सेपरेट आउट होने के बाद। लाइक अगर हमारे पास एक रेड कलर का कंपोनेंट आ गया, एक ग्रीन कलर का आ गया, एक येलो कलर का आ गया, तो वो डिटेक्टर क्या करेगा, उन्हें डिटेक्ट करेगा। फिर एक चार्ट रिकॉर्डर होगा जो कि एक हमें रिकॉर्ड देगा पीक्स की फॉर्म में कि ये वाला कंपोनेंट हमारे पास इतनी अमाउंट में प्रेजेंट था, इतने टाइम पे ये इलूट हुआ है, ये वाला कंपोनेंट पहले इलूट हुआ है, ये वाला बाद में हुआ है, इसकी अमाउंट हमारे पास इतनी आई है, दूसरे वाले की अमाउंट इतनी आई है। तो वो हमारे पास एक चार्ट की फॉर्म में हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास एक फ्रैक्शन कलेक्टर होगा जो कि बायोकेमिस्ट वगैरह बायोकेमिकल स्टडीज वगैरह में यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट जो हमारे पास एनालाइट की फ्रैक्शंस आई होती हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए। अब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसे हमने परफॉर्म कैसे करना है, ये तो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ली ना कि हमारे पास स्टेशनरी फेज ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल फेज ऐसी होनी चाहिए, कॉलम ऐसा होने चाहिए, इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, इतना डायमीटर होना चाहिए, डिटेक्टर्स होने चाहिए, चार्ट रिकॉर्डर्स होने चाहिए, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमारे पास कंप्लीट हो गई कि हमें ये चाहिए, वो सब तो हमने ले लिया। अब अगर हम लैब में परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम वो कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे परफॉर्म करेंगे, कॉलम को कैसे रन करेंगे, देन हम अपना सैंपल कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एनालाइट कैसे सेपरेट आउट होगा, ये सब अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, कि हमने अपने कॉलम को प्रिपेयर कैसे करना है। अब हमने बात की थी कि कॉलम मोस्टली हमारे पास जो यूज हो रहा होता है वो ग्लास का बना होता है, नहीं तो स्टेनलेस स्टील वगैरह का हम यूज कर सकते हैं। तो हमने अपने कॉलम को सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के लिए हम सूटेबल स्टेशनरी फेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि कॉलम जो होता है वो ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है। अगर हम उसके अंदर कोई भी हम वो स्टेशनरी फेज पाउडर फॉर्म में सेलुलोज वगैरह अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऊपर से हम डालेंगे वो तो नीचे से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी बॉटम को क्लोज करेंगे। बॉटम को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लास वूल वगैरह हम जो है कॉटन वगैरह हम यूज कर सकते हैं। कॉटन हमने पहले सबसे पहले वो कॉलम के बॉटम में इंट्रोड्यूस करवाई।
देन हम उसके ऊपर अपने जो स्टेशनरी फेज है उसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब जो स्टेशनरी फेज है उसे इंट्रोड्यूस करवाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ड्राई पैकिंग जिसे हम ड्राई फिलिंग का भी नाम देते हैं, और दूसरा हमारे पास वेट पैकिंग या वेट फिलिंग। ड्राई पैकिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमने जो भी हमारे पास स्टेशनरी फेज है हम उसे ड्राई फॉर्म में ही कॉलम में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मींस पाउडर फॉर्म में ही हम उसे कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जबकि वेट पैकिंग में क्या होता है कि हम कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम स्टेशनरी फेज को मोबाइल फेज के साथ कंबाइन कर लेंगे। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों को मिक्स करके हम एक स्लरी सी बना लेंगे और उस स्लरी को हम अपने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये हमारे पास आ जाती है वेट पैकिंग। अब हमने स्टेशनरी फेज भी इंट्रोड्यूस करवा ली। अगर हमने स्लरी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाई है तो मींस मोबाइल फेज भी इंट्रोड्यूस हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि उस स्टेशनरी फेज को अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए, ताकि उसके अंदर वो बबल्स वगैरह ना बने, हमने उसे ऊपर से जेंटली प्रेस करते रहना है, टैप करते रहना है, और उसके ऊपर हम एक लेयर इंट्रोड्यूस करवा देंगे सैंड वगैरह की। सैंड हमारे पास जो है वो एसिड वॉश्ड सैंड हम यूज करेंगे, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है हम जो सेपरेट आउट कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज ना आए। इसलिए हम एसिड वॉश्ड सैंड यूज करेंगे जो कि स्पेशली सैंड होती है। ऐसे ही हमने कोई भी उठा के सैंड इंट्रोड्यूस नहीं कर देनी। मार्केट से जो एसिड वॉश्ड सैंड अवेलेबल होती है वो हमने यूज करनी है, उसकी एक लेयर ऊपर लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा कॉलम सेट। कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया, हमने स्टेशनरी फेज इंट्रोड्यूस कर दी, और अगर हमने वेट पैकिंग की है तो हमने मोबाइल फेज भी इंट्रोड्यूस कर दी है। वेट पैकिंग उसकी कर दी है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज को मिक्स करके स्लरी की फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना है। जो हमारे पास एनालाइट है, जो हमारे पास गिवन एनालाइट है जिसकी हम सेपरेशन चाह रहे हैं, अब हमने उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सैंपल को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर तो हमने ड्राई पैकिंग की थी तो हम क्या करेंगे, सैंपल को मोबाइल फेस के साथ मिक्स करेंगे और उसे कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। लेकिन अगर हमने वेट पैकिंग की थी तो हमने मोबाइल फेस तो पहले इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है, तो अब हम बस ऊपर से अपने एनालाइट को ऊपर से पोर कर देंगे सैंपल के अंदर। उसके बाद कॉलम की डेवलपमेंट होगी। कॉलम की डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ कॉलम इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉलम। के मतलब हर कंपोनेंट जो है वो अलहदा अलहदा कॉलम में से कंपोनेंट सेपरेट आउट होके हमारे पास आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉलम की। अब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की हो सकती है, नॉर्मल फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड रिवर्स फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेस कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऐसी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप है जिसमें हम स्टेशनरी फेस जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास पोलर है, और मोबाइल फेस जो है वो क्या है, नॉन पोलर। स्टेशनरी फेस लाइक अगर हम कोई सेलुलोज वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम मोबाइल फेस क्या यूज करेंगे, नॉन पोलर हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एनालाइट था उसमें जो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो जल्दी से इलूट होके हमारे पास पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल फेस थी वो नॉन पोलर यूज कर रहे थे, तो जो सैंपल में जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उनकी मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी ज्यादा होगी और वो मोबाइल फेस के साथ जल्दी से कॉलम से बाहर आ जाएंगे। और रिवर्स फेज में हमारे पास क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होती है वो नॉन पोलर होती है और मोबाइल फेज हमारे पास पोलर होती है। इसमें अब क्या होगा कि जो नॉन पोलर हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे एनालाइट के अंदर, वो क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज के साथ रिटेन रहेंगे, वो इतनी जल्दी से बाहर नहीं आएंगे। और जो हमारे पास मोबाइल फेज है, हमारे पास जो पोलर है उसके साथ पोलर कंपाउंड्स क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और वो जल्दी से इलूट होके बाहर आ जाएंगे। जो हम ड्रग्स वगैरह में हम जो सेपरेशन कर रहे होते हैं वो मोस्टली हम रिवर्स फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्रग्स की नेचर होती है वो पोलर होती है। ड्रग्स आर पोलर इन नेचर। तो ड्रग्स क्या करेंगी,
अगर वो पोलर इन नेचर है तो हमारे पास मोबाइल फेस भी फिर पोलर होनी चाहिए ताकि वो पोलर के साथ इंटरेक्ट करे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर के साथ इंटरेक्ट करे और जल्दी से मोबाइल फेस के साथ इल्यूट होके बाहर आ जाए। जो इल्यूशन होनी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, वो भी अब बेसिकली दो प्रोसेसेस के थ्रू होती है, दो टाइप्स हैं उसकी भी। एक है हमारे पास आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक एंड सेकंड है हमारे पास ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक। आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक में हम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं अपनी कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, पूरे प्रोसेस में हमने वो एक ही सॉल्वेंट यूज करना है। मींस अगर हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया है तो हम थ्रू आउट द प्रोसेस हम पोलर सॉल्वेंट ही यूज करते जाएंगे। ये हमारे पास है आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक। लाइक अगर हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया है तो हम क्लोरोफॉर्म को ही यूज करते जाएंगे पूरे प्रोसेस में और हम अपने एनालाइट को सेपरेट आउट करेंगे। लेकिन ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था वो हमने लेस पोलर यूज किया था, लेकिन हमारे पास जो एनालाइट है वो हमारे पास पोलर था। तो अब एनालाइट क्या करेगा, एनालाइट तो स्टेशनरी फेज के साथ ही रिटेन रहेगा, उसी के ऊपर ही एब्जॉर्ब रहेगा, वो तो हमारे पास सेपरेट आउट ही नहीं होगा इजीली। तो हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हम अपनी मोबाइल फेज की जो पोलैरिटी है वो हम इंक्रीज करते जाएंगे। लेस पोलर से हम आहिस्ता आहिस्ता पोलर की तरफ आते जाएंगे ताकि जो हमारे पास हमारा एनालाइट है वो अब मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करे, उसके साथ इंटरेक्शन, उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करे और उसके साथ जल्दी से ट्रेवल करके कॉलम से बाहर आ जाए। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि अगर हमने इनिशियली हमने बेंजीन यूज किया था तो अब हम थोड़ा हाई पोलैरिटी की तरफ मूव करते जाएंगे, क्लोरोफॉर्म इथाइल एसीटेट वगैरह हम यूज करेंगे ताकि हमारे पास सेपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक जिसमें सॉल्वेंट्स ऑफ ग्रेजुअली हाई पोलैरिटी जो है ना वो यूज हम करते जाते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स। जो फाइनल स्टेप है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, इसमें अब हमने अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया, वो हमने पीछे सारा प्रोसेस देख लिया, कैसे हमने कॉलम सेट करना है, कैसे उसके अंदर फिर हमने अपना एनालाइट इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर कैसे वो मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे इल्यूट होगा, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने अपने कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करना है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स आए हैं वो कौन से आए हैं। अगर तो हमारे पास वो कलर्ड हम सैंपल्स यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के बैंड्स बनेंगे, डिफरेंट वो फिर अफिनिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो हम उनके कलर की बेसिस पे हम उन्हें क्या है हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये रेड वाला हमारे पास पहले लूट हुआ, ये ब्लू वाला उसके बाद, ये ग्रीन वाला उसके बाद। तो इस बेसिस पे हम अपने कंपोनेंट्स को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कलरलेस कंपोनेंट्स जो हैं वो आए हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वगैरह को हम यूज करेंगे अपने कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए। और उसके अलावा हम आरएफ वैल्यूज वगैरह का कैलकुलेट करेंगे, जिनकी आरएफ वैल्यूज सेम होंगी हम बोलेंगे कि ये एक ही कंपोनेंट है, फिर जिसकी आरएफ वैल्यू डिफरेंट होगी वो दूसरा कंपोनेंट होगा। इस तरह हम आरएफ वैल्यूज की बेस पे हम उनकी सेपरेशन कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास ये कितने कंपोनेंट्स हमारे पास आए हैं। उसके बाद हम एनालिसिस के लिए हम कुछ स्पेक्ट्रल टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, एनएमआर वगैरह यूज करते हैं, उसमें हमारे पास में स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह यूज करते हैं, एक्सआरडी यूज करते हैं अपने कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। डिफरेंट हमारे पास पीक्स आएंगी, चार्ट्स आएंगे। उसके बाद मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे करते हैं। पहले वैसे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, कॉलम की सेटिंग कैसे करते हैं, स्टेशनरी फेज क्या होती है, मोबाइल फेज क्या होती है, हम अपने एनालाइट को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो के थ्रू जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा।